चार विकल्पों को देखकर फंस जाते हैं। चारों विकल्प एक जैसे लगते हैं, आखिर इनमें से कौन सा अजीब है या फिर है इन तीनों विकल्पों से अलग। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप भी फंसते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। वेलकम टू माय प्रोग्राम, दिस इज कंचन कुकरेती, योर रीजनिंग फैकल्टी। आज हम बात करने वाले हैं किस पर? आज हम बात करेंगे कि 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस एग्जामिनर आपको जब देता है और उनमें से पूछता है कि इनमें से एक विभिन्न यानी कि भिन्न जो होता है, ऑड वन आउट करिए, तो आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज का एपिसोड उन सभी के लिए है जो इस तरह के क्वेश्चंस में फंसते हैं, जिनको चारों विकल्प एक जैसे लगते हैं, पता ही नहीं चलता कि इन विकल्पों में से अलग कौन है और किस तरीके से अलग की पहचान की जाती है। तो आज का एपिसोड इसी पर बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप देख रहे होंगे सामने एक क्वेश्चन है आपके, सन, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर और नीस। सबसे पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए। सन यानी पुत्र, ग्रैंडसन का मतलब या तो पोता या तो नाती, और ग्रैंडडॉटर का मतलब या तो पोती या तो नातिन। लेकिन नीस का मतलब होता है भांजी या भतीजी। तो इन चारों में से ये सारे के सारे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हैं, है ना, यानी कि रक्त संबंध है हमारे, जो हमारे आए दिन हमारे रिश्तेदारों के साथ या हमारे सगे संबंधी होते हैं, उनसे हमारे संबंध होते हैं। लेकिन इनमें अगर मुझे कोई ऑड वन पूछे तो मैं लगाऊंगी नीस। क्यों लगाऊंगी नीस? क्योंकि नीस जो है वो रिलेशन है बहन का बेटा बेटी या फिर भाई की बेटी, लेकिन बाकी जो रिलेशन है वो अलग है, क्योंकि पुत्र जो होता है वो एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, मतलब पिता और पिता के बाद पुत्र, और उसके बाद ग्रैंडसन यानी कि या तो पुत्री का पुत्र या तो पुत्र का पुत्र, और ग्रैंडडॉटर यानी पुत्री की पुत्री या फिर पुत्र की पुत्री। तो इसलिए इनमें सबसे भिन्न है नीस। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन काफी आसान है, देखिए। क्रो यानी कि कौवा, पिजन यानी कि कबूतर, बर्ड चिड़िया, और स्पैरो यानी गौरैया। तो इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसमें लगाइए कोई टिक, तो कई लोग इसमें पिजन टिक लगाते हैं यानी कि कबूतर। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा अलग तरीके से सोचिए। क्रो यानी कि कौवा, कबूतर, स्पैरो, ये सब के सब चिड़िया या पक्षियों के नाम हैं। प्रजाति स्पीशीज एक ही है, अलग अलग उसमें ये नाम है उनके। कौवा भी उड़ता है, पिजन भी उड़ता है, स्पैरो भी उड़ती है, चिड़िया भी उड़ती है। लेकिन चिड़िया हम किसी को भी बोल सकते हैं, यानी कि अगर हम क्रो को देख रहे हैं या पिजन को देख रहे हैं, स्पैरो को, ये सब चिड़ियाओं में या पक्षी आप बोल सकते हो, इसे पक्षियों में आ जाते हैं। तो पक्षी इनकी कैटेगरी है, इसलिए इसमें ऑड वन क्या होगा? बर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई, नोज, एयर एंड टंग। सोचिए क्या होना चाहिए आंसर। आंख, नाक, कान और जीभ। अगर आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए हैं तो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपने ये आंसर लगाया हुआ है, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगी जीभ। क्यों? आई जो है वो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट में से एक है, नाक भी एक्सटर्नल पार्ट में है, और एयर यानी कि कान, ये भी एक्सटर्नल पार्ट में है। इनके सारे फंक्शन ही एक्सटर्नल होते हैं। लेकिन अगर मैं जीभ की बात करूं तो जीभ मुंह के अंदर होती है और ये एक मसल है, ठीक है। तो टंग इसका क्या होगा? आंसर होगा। देखते हैं आगे। आगे है तबला, वायलिन, सितार और तानपुरा। चारों के चारों क्या हैं? चारों के चारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, यानी कि ये जो है, जो गीत वाद्य वगैरह, म्यूजिक वगैरह जो होता है हमारा, संगीत वाद्य ही हैं ये सारे। लेकिन इनमें अलग क्या है? अलग है तबला। क्यों? क्योंकि तबले में स्ट्रिंग्स नहीं होती। आपने देखा होगा तार से जो सितार है उनमें भी तारों का ही खेल होता है। उन तारों को आप उंगली से टच करते हैं तब एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। वायलिन में भी ऐसा ही है, तानपुरा में भी ऐसा ही है। लेकिन तबले में कोई स्ट्रिंग नहीं है, तबले को आप बजाते हैं और तब वो बजता है। तो आंसर होगा तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवंबर, सितंबर, दिसंबर एंड फरवरी। तो मुझे पता है काफ़ी लोगों का आंसर है फरवरी, है ना। फरवरी आंसर है। देखिए
अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आपको एग्जामिनर जैसे 4 विकल्प दे दिए और बोला इसमें ऑड वन छांटिए, और मान लीजिए अलग से आपको विकल्प दिए कि ऑड वन क्या है, नवंबर है ऑड वन, या दिसंबर है ऑड वन, या सितंबर को बाहर करना चाहिए इस ग्रुप से, या फरवरी को, या नन ऑफ दीज, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। और अगर मान लीजिए वो ऑप्शन में नन ऑफ दीज देता है और आपको देता है नवंबर सितंबर दिसंबर, या मान लीजिए आपको देता है नवंबर सितंबर दिसंबर और आपको इन्हीं तीनों में से एक बताना है, तो आप फंस सकते हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है कई बार। अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आता है, फिलहाल काफ़ी बच्चे कह रहे हैं फरवरी आंसर है, क्यों? क्योंकि फरवरी में मैम 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं, बाकी जो महीने हैं उनमें फिक्स है कि अगर नवंबर है तो उसमें 30 ही दिन होंगे, अगर सितंबर है तो उसमें इतने ही दिन होंगे, दिसंबर है तो उसमें 31 ही दिन होंगे, ठीक है। तो कई बार बच्चे फरवरी टिक करके आ जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फरवरी के अलावा भी आप इसका आंसर कैसे टिक कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। देखिए इनमें लेटर, देखिए लेटर क्या है, कभी कभी डेज के हिसाब से नहीं बोलता, लेटर के हिसाब से बोलता है। नवंबर में देखिए NOVEMBER यानी कि 8 लेटर हैं। सितंबर में देखिए SEPTEMBER 9 लेटर हैं। दिसंबर में देखिए उसी तरीके से दिसंबर में 8 लेटर हैं। फरवरी में भी अगर आप देखें तो 8 लेटर हैं, यानी सब में 8 लेटर हैं सिवाय किसको छोड़कर, सितंबर को, तो इसमें ऑड वन सितंबर होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रही हूँ कि अगर विकल्प इस तरीके से दिए जाते हैं तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स का ग्रुप दे देता है एग्जामिनर और बोलता है इनमें से ऑड वन क्या है। तो इनमें क्या होता है, इसमें थोड़ी सी लगी होती है मैथमेटिक्स, नंबर सीरीज भी आपको उसमें देखने को मिल सकती है कई बार। तो देखते हैं आखिर इनका आपस में संबंध क्या है, और अगर किसी एक का संबंध हमें पता चल गया, एक ही पैटर्न हर किसी में फॉलो होना चाहिए, ये शर्त है। तो 6, 13, 24, अगर मैं इसका रिलेशन देखूँ तो 6 से 13 हुआ, 13 से 24, यानी बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में मुझे दिखाई दे रहे हैं नंबर। तो मैंने यही किया, 6 में क्या ऐड करूं कि 13 आ जाए, 6 में मैं 7 ऐड करूंगी तो 13 आएगा। 13 में मैं क्या ऐड करूं कि 24 आ जाए, 13 में मैं 11 ऐड करती हूं तो 24 ज़रूर आता है। उसी तरीके से 24 का देखते हैं, एडिशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबसे ईजी वही लग रहा है अभी हमें, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना। फिर देखते हैं 24 में अगर मैं 7 ऐड करूं तो 31 आ जाएगा। 31 में अगर मैं 11 ऐड करूं तो 42 आ जाएगा, यानी 42 आ जाएगा। बिल्कुल 2 में ये पैटर्न फॉलो हो चुका है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, 18 में मैं 7 ऐड करूं तो 25 आ जाता है, लेकिन 25 में अगर मैं 11 ऐड करूं तो मुझे नहीं लगता कि 34 आना चाहिए। बिल्कुल अगर 25 में मैं 11 ऐड करती हूं तो 34 तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि सी लग रहा है कि ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। डी भी देख लेते हैं एक बार, हो सकता है ये पैटर्न लगी ना रहा हो, तो डी को भी हम देख लेते हैं। 12 में 7 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, और 19 में 11 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। तो बिल्कुल सब में वो पैटर्न फॉलो हो रहा है, +7 +11 वाला, लेकिन सिर्फ सी में नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगजीन, नॉवल, थीसिस और डिक्शनरी, आपको इनमें से ऑड वन निकालना है। तो पहले खुद सोचिए आराम से, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो मैगजीन क्या होती है, मैगजीन में हम देखते हैं चित्र आए होते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। नॉवल भी हम कोई कहानी या कोई किसी तरीके का नॉवल, किसी ने कोई ड्रामा वगैरह या किसी तरीके का भी नॉवल जिससे हमें एक आइडिया हो पाए कि कहानी क्या है, ऐसा कुछ होता है। थीसिस में बात करें तो शोधकर्ता जो होते हैं, जो शोध वगैरह करते हैं, वो अपने थीसिस लिखते हैं। लेकिन डिक्शनरी कोई किताब नहीं है, मतलब अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो डिक्शनरी में भी पन्ने हैं, डिक्शनरी में भी लिखी गई हैं चीज़ें, लेकिन डिक्शनरी में हर एक वर्ड का मीनिंग बताया जाता है, जबकि मैगजीन, नॉवल और थीसिस इनमें कभी भी आपको वर्ड का मीनिंग नहीं एक्सप्लेन किया जाता या नहीं बताया जाता। डिक्शनरी आपका शब्दकोश है, जो शब्दकोश की तरह यूज़ होता है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो आंसर होगा डिक्शनरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप वीक, कैलेंडर और डे, यानी कि वीक यानी सप्ताह, कैलेंडर आप जानते हैं पंचांग, आर यानी घंटे और डे यानी कि दिन। तो इनमें अलग क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि आर से बनता है डे, डे से बनता है वीक, वीक से बनता है आपका कैलेंडर। इसको इस तरीके से मत सोचिए, अगर ऐसे सोचोगे तो चारों एक जैसे ही लग रहे हैं, लगभग एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। ज़रा ध्यान से सोचिए क्या सोचेंगे। वीक, मैंने कहा कि मैं एक हफ्ते बाद वहाँ जाऊँगी, यानी मैं एक समय काल की बात कर रही हूँ। मैंने कहा मैं 2 घंटे बाद वहाँ जाऊँगी, मैंने कहा मैं 3 दिन बाद वहाँ जाऊँगी।
लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती मैं 3 कैलेंडर बाद वहाँ जाऊँगी, मैं 1 कैलेंडर बाद वहाँ जाऊँगी, यानी कि वीक, आवर और डे, ये है आपकी टाइम मेजरमेंट यूनिट एक तरह से, है ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा कैलेंडर। कैलेंडर जो है इसमें थोड़ा सा अलग लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप कुचिपुड़ी, डिस्को, मणिपुरी, कथक। इसका आंसर तो आप सभी दे देंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फेमस डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस। मणिपुरी मणिपुर का, और कथक आपके यूपी में भी होता है और राजस्थान में भी फेमस है। तो अगर मैं बात करूँ डिस्को की, तो डिस्को एक वेस्टर्न फॉर्म है डांस की। तो कुचिपुड़ी हो, चाहे मणिपुरी हो, चाहे कथक हो, ये सारे के सारे डांस जो होते हैं वो क्लासिकल डांस में आते हैं, और हमारा जो डिस्को है वो हमारे वेस्टर्न में आ जाता है, तो ये क्लासिकल में नहीं आता। इसलिए आंसर क्या होगा? डिस्को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखते हैं आप में से कितने लोगों को इसका अर्थ पता है। क्या बोल रहा है? कैमेलियन, लिजार्ड, फॉक्स एंड कोबरा। अब कुछ लोगों को लगता है कि सारे ही तो जानवरों के ही नाम है ना। तो देखते हैं कैसे। कैमेलियन क्या होता है? हाँ, कैमेलियन होता है गिरगिट, गिरगिट को बोलते हैं कैमेलियन, ठीक है। लिजार्ड होती है आपकी छिपकली, और फॉक्स है लोमड़ी, और कोबरा है सांप। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कैमेलियन है, लिजार्ड है और कोबरा है, ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, और फॉक्स रेप्टाइल्स की कैटेगरी में नहीं आता। अब ये रेप्टाइल्स क्या होता है? रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाले, जो आपके ऐसे जानवर होते हैं या जो ऐसे कीट वगैरह होते हैं जो रेंगते हैं। कैमेलियन भी बिना रेंगे नहीं चल सकते, गिरगिट भी रेंगती तो है ना, चलती तो नहीं है, आपने चलते हुए तो नहीं देखा होगा उसे। उसी तरीके से लिजार्ड भी और कोबरा भी, कोबरा सांप की कैटेगरी में है ना। तो फॉक्स ही है जो चलते हुए आप देख सकते हो, ठीक है। वो रेंगती नहीं है, ज़मीन से चिपक कर नहीं रेंगती, ठीक है। ज़मीन से हो चाहे पौधों से हो, तो रेंगने वाले आपके ये 3 हैं, तो इसमें ऑड वन होगा फॉक्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रुथ, डिसीव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। तो इसमें क्या है? तो ट्रुथ सच्चाई के लिए बोलते हैं, हाँ सच। डिसीव का मतलब होता है बेटा धोखा देना। ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी, और हैप्पीनेस का मतलब तो आपको पता है खुशहाली या खुश रहना। तो इसमें ऑड वन क्या है? तो आसान है बताना, डिसीव होगा इसका आंसर। क्यों होगा डिसीव? क्योंकि चाहे ट्रुथ हो, सच्चाई हो, या ईमानदारी हो, या खुश वगैरह की बात हो, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। लेकिन या गुड क्वालिटीज़ आप इन्हें बोल सकते हो, ये एक अच्छी क्वालिटी है। सच्चाई बोलना, हमेशा खुश रहना या खुशी बिखेरना, ऑनेस्टी ईमानदार होना। लेकिन डिसीव जो है वो धोखा देना, यानी कि एक नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, तो एक गुड क्वालिटी में भी नहीं आता। तो आंसर क्या होगा? डिसीव, ठीक है। तो आपको वर्ड्स के मीनिंग भी पता होने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जीएस के साथ साथ आपकी जो इंग्लिश की नॉलेज है वो भी चेक की जा सकती है। हालांकि आजकल सारे एग्जाम्स बायलैंग्वेज हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे सामने, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग इसमें बहुत हेल्प करेगा। यानी जिस भी स्टूडेंट ने कोडिंग रिकॉर्डिंग का अच्छे से सेशन लिया है, अगर नहीं लिया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। जिसने भी पोजीशन वैल्यू वगैरह सब याद की हुई है, तो उनके लिए ये इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। देखो क्या दिया है, कह रहा है BAQP, फिर HIXW, SRVU, UTYX। अब इनमें अलग कौन है? तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा इनमें खास बात क्या है। सब ऐसे क्या है कि इन ग्रुप में एक ही जैसी चीज़ है, वो पता करनी होगी। तो हम कैसे पता करते हैं? इन क्वेश्चंस को करने का और कोई तरीका है ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें पोजीशन वैल्यू से ही कर सकते हैं। तो B की पोजीशन वैल्यू होती है 2, A की होती है 1, Q की होती है 17 और P की होती है 16। तो हम रिलेशन देखते हैं। B की 2 से कहाँ A पे गया तो 1, यानी कि -1 हो रहा है। Q जो है आपका Q, अब A से Q में नहीं जाऊंगी मैं, A से Q में जाऊंगी तो 16 ऐड करना पड़ेगा। Q से P अगर मैं देखूं तो 17 था और क्या हो गया 16, यानी कि -1 इधर भी हुआ और -1 इधर भी हुआ, ऐसा ही हो रहा है। देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। H की है 8, I की है 9, X की है 24 और W की है 23। तो 8 से 9 हुआ यानी +1 हो रहा है, और 24 से 23 हुआ यानी -1 हो रहा है, यानी कि चेंज आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर है S 19, फिर R है 18, V है 22 और U है 21। तो इन दोनों में भी -1 हो रहा है, यानी एक एक कम हो रहे हैं। U है 21, T है 20,
y है 25 और x है 24, इनमें भी एक एक कम हो रहा है। तो आपने देखा सब में एक एक कम हो रहा है, सिवाय किसके, सिवाय बी वाले ऑप्शन के, यानी HIXW। यहाँ पर आपका पैटर्न बिगड़ रहा है, 8 के बाद 9 नहीं, 8 के बाद जो आना चाहिए वो 7 आना चाहिए, यानी कि जी आना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो इसलिए ऑड वन ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी उसी पर बेस्ड है, जरा देखिएगा ध्यान से। BEGLOQSUWADF, कोई ना कोई पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा होगा। तो चलिए बिना देरी के इसकी पोजीशन वैल्यू देखते हैं। बी की होती है 2, ई की होती है 5, जी की होती है 7। तो 2 से 5 कब होता है, जब 3 ऐड करते हैं। और 5 से 7 कब होता है, 5 से 7 तब ऐड होता है जब हम 2 ऐड करते हैं। तो पहले 3 ऐड हो रहा है, उसके बाद 2 ऐड हो रहा है। यहाँ देखते हैं, L है 12, O है 15 और ये है Q 17। तो 12 से 15 कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, बिल्कुल सही। और 15 से 17 2 ऐड हुआ, ठीक है। तो 3 ऐड हुआ, फिर आपका उसके बाद 2 ऐड हुआ। S देखते हैं 19, U है 21। तो 19 से 21 ऑब्वियसली कितना ऐड हुआ, 19 से अगर 21 में जाते हैं तो 2 ऐड हुआ। 21 से आप 23 में जाते हो तो कितना हुआ, 21 से 23 में जा रहे हैं तो भी 2 ऐड हो रहा है। लेकिन हमें 2 ऐड नहीं करना, हमें 3 ऐड करना था, है ना। फिर A को देख लेते हैं, लास्ट वाले को, D को। A है 1, D है 4 और F है 6। तो A जो है वो 1 है, 1 में हमने 3 ऐड किया तो हम 4 पे आ गए, बिल्कुल सही। उसी से D है 4, 4 से हम 6 पे कब आएंगे, जब हम उसमें क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो ये सारे पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, लेकिन SUW जो है वो नहीं फॉलो हो पा रहा है। तो आंसर क्या होगा, SUW है जो इसमें ऑड वन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए जरा। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, और कुछ नंबर्स दिए हैं। यस, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत काफ़ी आती है। कई बार होता है स्क्वायर्स दिए होते हैं सारे, और आपको एक नंबर दिया होता है जो स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखो हर किसी का एक दूसरे से रिलेशन भी है। 26 को 126 लिखा हुआ है, 17 को 65 लिखा हुआ है, 10 को 27 लिखा हुआ है, 65 का 513 यानी कि 513 लिखा हुआ है। तो क्या रिलेशन हो सकता है ये देखते हैं। यहाँ देखिए 26 को अगर मेरे को 126 बनाना है तो ऑब्वियसली कुछ ऐड करूंगी तो 100 ऐड होगा, 100। 17 को अगर मेरे को 65 बनाना है तो भी एक बड़ा नंबर ऐड हो रहा है, तो सब में ऐड होना। तो मैंने कहा नंबर कई बार बड़े भी हो रहे हैं एकदम से, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने 26 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 26 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 126 तो नहीं आने वाला, ठीक है, 126 से कम आएगा। 26 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 130 आएगा, चलो ठीक है। 130 में अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो 126 आ जाएगा। यानी कि मैंने एक नंबर से इसकी मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, और फिर उस नंबर का ही एक कम मैंने इसमें माइनस किया, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करी, 130 आया और 126 चाहिए था तो मैंने उससे 4 माइनस कर दिया। ये बस ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लगे। नीचे देखते हैं, 65 को देखती हूँ मैं, ज़रा 65 को देख रही हूँ क्योंकि 65 एक बड़ा नंबर है। 65 की मल्टीप्लिकेशन मैं अगर 5 से करूँ, क्योंकि ऊपर भी 5 से करी थी, अगर 65 की मल्टीप्लिकेशन 5 से करूँ तो मैं 500 के पास भी नहीं पहुँच सकती। 6 से करूँ, 6 से भी नहीं पहुँच सकती। 7 से नहीं, 8 से पहुँच सकती हूँ बिल्कुल। 65 की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 8 से करूँ तो 520 होता है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। और 520 में मैं 7 अगर माइनस कर दूं तो 513 के आसपास आ जाएगा। यानी कि कोई ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लिकेशन होकर नंबर पास में आए और उसमें से फिर हम कुछ माइनस करें। लेकिन समस्या ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, यही तो क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस चीज़ से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो यहीं पर हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ तो होगा जो इनमें कॉमन होगा। जैसे 17 है, 17 की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 4 से करूं तो मैं 68 के पास पहुंचती हूं, और उसमें से मैं 3 माइनस कर दूं तो मैं 65 ला जाऊंगी, है ना। यानी कि हम किसी भी ऐसे नंबर से इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो अगले बाद वाले नंबर के पास इन्हें ले जाएगी और फिर उसमें से एक नंबर माइनस कर देंगे, लेकिन उनका क्रम होना ज़रूरी है। ऐसे तो हम 10 को करेंगे तो 10 तियाँ 30, 30 में से 3 माइनस कर दो, आ जाएगा कितना, 27, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन समस्या क्या है, मल्टीप्लाई करने वाला नंबर और माइनस करने वाला नंबर, उन दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे, यही पैटर्न लग रहा है। तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 माइनस करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 माइनस करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 माइनस करोगे, और 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 7 माइनस करोगे। इसलिए यहाँ पर ऑड वन होगा कितना, आपका ऑड वन होगा सी ऑप्शन, यानी कि 10 27, ये होगा आपका ऑड वन।
आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, तो करने का तरीका आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और कई क्वेश्चन ऐसे भी हो जाए तो बहुत गंदा वाला फंसा लेते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है क्या, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके। तो चलिए अपने अगले एपिसोड में आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।